हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर। आज हम क्लास 12th में चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो आपके पास चैप्टर 7 है पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत प्रकार के ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अधातुओं से निर्मित होते हैं। तो आपको पहले इन तत्वों के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, उसी के बाद आप उन यौगिकों के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक CO2 कोई गैस है, इसका निर्माण कौन से तत्व द्वारा हुआ है, इसमें धातु है, अधातु है या उपधातु है। तो उनके लिए आपको पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। या आपके पास पूछा जाए H2O किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक है, आणविक है, धात्विक है या सहसंयोजी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जो अधातु और अधातु जब आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, वो आप तभी बता पाएंगे जब आपको तत्वों के बारे में अध्ययन होगा कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा परमाणु अधातु होता है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट या पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी हम बात करेंगे यदि इन तत्वों में से हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी उपकोष में भरा जाता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, हीलियम को छोड़कर। ठीक है ना। तो वे तत्व, आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए बोरोन की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 4, और 2p1, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 यानी पी उपकोष में भरा गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 से 6 होता है। यानी अगर पी ब्लॉक की बात करेंगे तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2NP1 से 6 होता है। यानी NP1 भी हो सकता है, NP2 भी हो सकता है, NP3 भी हो सकता है, 4, 5 एंड 6 कुछ भी हो सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पी में। अर्थात पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के 6 समूह उपस्थित होते हैं। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पी उपकोष में, इसलिए क्या करते हैं, जो आवर्त सारणी में है पी ब्लॉक के कितने समूह होते हैं, 6। किसके कारण, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम बात करेंगे जिनमें से समूह 13, इसको हम बोलते हैं समूह 13। इसका जो पहला एलिमेंट है समूह 13 का, वो क्या है, बोरोन है। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, बोरोन परिवार के तत्व भी कहते हैं। यानी टॉप का जो एलिमेंट होगा उसी के परिवार के तत्व के नाम से हम इसे जानते हैं, बोरोन परिवार। दूसरी बात करेंगे समूह 14 की, 14 ग्रुप की, है ना। तो 14 ग्रुप में हम यहाँ पर देखेंगे 14 ग्रुप हो गया ये वाला। इसका पहला तत्व क्या है, इसका पहला तत्व कार्बन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद समूह 15 की बात करेंगे तो समूह 15 में पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं समूह 15 वाले को। ठीक है ना। समूह 16 की बात करेंगे, समूह 16 को ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं, क्योंकि इसका पहला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। समूह 17 की बात करेंगे तो समूह 17 को हम क्या कहेंगे, फ्लोरीन परिवार के तत्व कहते हैं। और समूह 18 की बात करेंगे तो समूह 18 को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। यानी समूह 13 बोरोन परिवार, समूह 14 कार्बन परिवार, समूह 15 नाइट्रोजन परिवार, समूह 16 ऑक्सीजन फैमिली, समूह 17 फ्लोरीन फैमिली और समूह 18 अक्रिय गैस या नोबल गैस।
इसी प्रकार से समूह 15 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं निकोजेंस। निकोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये समूह 15 वाले तत्व हैं, ये सारे जो तत्व हैं, ये क्या करते हैं? दम घोंटू गैसों का निर्माण करते हैं। यानी इनके द्वारा जो भी गैस का निर्माण होता है वो कैसे होते हैं? दम घोंटू होता है। दम घोंटने वाली गैसों का निर्माण करते हैं। और इन गैसों को या जो यौगिक का निर्माण इन समूह के द्वारा हो रहा है, इन तत्वों के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं निकोनाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोनाइड्स। इसलिए समूह 15 वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के द्वारा दम घोंटू गैसों का निर्माण होता है। और निकोनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? निकोनाइड कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार समूह, अगर हम 16 की बात करते हैं, इस समूह की बात करते हैं, समूह 16 की, तो जो समूह 16 वाले तत्व हैं इनको हम कैल्कोजन या चैल्कोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। अब कैल्कोजन या चैल्कोजन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये जो तत्व है ये अत्यधिक मात्रा में अयस्कों के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी आपने सुना होगा PbO, ZnO, PbCO3, Fe2O3, तो इन सभी में क्या है? ऑक्सीजन है। और Fe2O3 को हम क्या कहते हैं? हेमेटाइट कहते हैं। Fe3O4 को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन किसके रूप में पाया जा रहा है? अयस्कों के रूप में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार सल्फर भी होता है, सल्फाइड अयस्क जिसको हम बोलते हैं। तो बहुत सारे यौगिक सल्फाइड अयस्क के रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो ये समूह अत्यधिक मात्रा में अयस्कों के रूप में उपस्थित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? कैल्कोजन परिवार के तत्व कहते हैं। समूह 17 की बात करेंगे तो इसे हम फ्लोरीन परिवार, हैलोजन परिवार या समुद्री तत्व कहते हैं। फ्लोरीन परिवार तो ठीक है जी, इसका पहला तत्व फ्लोरीन है, इसलिए फ्लोरीन परिवार का तत्व कहते हैं। हैलोजन परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि हैलोजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हैलो प्लस जन्स, ग्रीक भाषा के हैलो और जन्स से मिलकर बना हुआ है। हैलो का अर्थ होता है लवण उत्पन्न करना, हैलो, ठीक है ना। और जिनेसिस का अर्थ होता है उत्पन्न करना। यानी जो ये समूह 17 वाले तत्व है ये लवण का निर्माण करते हैं, ये लवण के रूप में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। अगली बात करेंगे समुद्री तत्व। तो इसकी मात्रा समुद्र में अत्यधिक रूप में होती है। यानी ये जो तत्व है इनकी समुद्र में मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? समुद्री तत्व भी कहते हैं। क्लोरीन जो है वो NaCl के रूप में 2.5% समुद्र में पाया जाता है। फ्लोरीन अबिले फ्लोराइड के रूप में पाया जाता है। ब्रोमीन लवण के रूप में समुद्र में पाया जाता है। और जो आयोडीन है वो सीवर्ड्स यानी जो प्लांट होता है समुद्र में उनकी छाल में आयोडीन 0.5% पाया जाता है। क्लियर हो गया? और समूह जो हमारे 18 वाले तत्व हैं उसको हम अक्रिय गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बायोकोष पूरा भरा होता है, इसलिए हम इसको अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं इन समूह 18 वाले तत्वों को। अगली बात करेंगे इसको नोबेल गैस क्यों कहते हैं? कि नोबेल गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है यानी क्रियाशीलता होती है वो सोना प्लेटिनम, सोना Au, प्लेटिनम Pt और सिल्वर यानी Ag के समान होती है। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों हमारी उत्कृष्ट धातु होती है। तो इन तत्व की जो हमारे अक्रिय गैस है इन तत्व की क्रियाशीलता उत्कृष्ट धातु सोना, प्लेटिनम और चांदी के समान होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस के नाम से भी प्रदर्शित करते हैं इन तत्वों को, जो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन है। इसी प्रकार से अब देखेंगे हम यहाँ पर इन्होंने एक और चीज यहाँ पर बताई है, वो बताई है कि P ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक होता है, यानी जो लास्ट बिंदु है यहाँ पर P ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें तीनों प्रकार के तत्व यानी धातु, अधातु और उपधातु उपस्थित होते हैं, जो कि निम्न प्रकार से। यानी इससे पहले जो भी आपने S ब्लॉक पढ़ा होगा, P ब्लॉक, इस S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक पढ़ा होगा, या आपने आवर्त सारणी में देखा होगा, आगे पढ़ेंगे, तो वो सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। लेकिन P ही एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। अब कैसे आप व्यक्त करेंगे कि कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है? तो सबसे पहले आपको इनको लिखने का ट्रिक पता होना चाहिए। तो इसका लिखने की शॉर्ट ट्रिक सबसे इजी है। आपने क्या करना है? इन 6 टेबल का निर्माण करना है, 1 2 3 4 5 6।
6 ऊपर से नीचे के लिए लाइन खींचेंगे, यानी 6 समूह होने चाहिए। और आवर्त कितने होते हैं? 7। तो एक आवर्त हो गया ये, दूसरा, तीसरा, एक आवर्त हो गया हीलियम वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब देखो समूह 15 की अगर हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे यहां पर, तो यहां पे बहुत इजी ट्रिक है। वो क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन मतलब बोरोन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, और थैला यानी टीयर यानी थैलियम। ठीक है ना? तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, सिंपल है। पहली ट्रिक आपकी ये होगी समूह 13 के लिए। समूह 14 की बात करेंगे, ये वाला समूह 14। तो समूह 14 की अगर हम बात करेंगे, कार से जाएगा सोनीपत से पंजाब। कार से जाएगा सोनीपत से पंजाब, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। इसी प्रकार समूह 15 की अगर हम बात करेंगे, नाना पार्टिकल आज सबके बीच हैं। नाना मतलब नाइट्रोजन, पार्टिकल मतलब फास्फोरस, आज मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी, बीच मतलब बिस्मिथ। इसी प्रकार समूह 16 की अगर हम बात करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, टे मतलब टेलेरियम, और पो मतलब पोलेनियम। इसी प्रकार समूह 17 की बात करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी फिर का हो गया फ्लोरीन, कल यानी क्लोरीन, बाहर यानी ब्रोमीन, आई यानी आयोडीन, और आंटी यानी अस्टाटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। इसी प्रकार हम आखिरी गैस की बात करेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। अब आप एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे इनका? ये ऐसा लिखना आ गया, तो उसके बाद आप एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे कोष होते हैं उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इतने इलेक्ट्रॉन आपके कोष में फिल किए जाते हैं। अब देखो भाई, ये जो 5 है, यानी 10 तक तो आपको एटॉमिक नंबर कम से कम याद होना ही चाहिए। वैसे तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कम मैक्सिमम आपको 30 तक एटॉमिक नंबर 12th में याद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 30 तक आपसे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बोरोन है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 वैसा भी इस 2 में तो 5 आ नहीं सकता है। 5 जब आएगा तो इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 8 और 2 10 के बीच में ही 5 आता है। इसके बाद ये देखो दोनों मैंने ऐड किया, यानी ये वाला निकल गया 5। अब मुझे 13 5 के साथ क्या ऐड करना है? इस 8 को ऐड करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए? 13 हो जाए। 8 और 5 13। 13 के बाद मुझे किसको ऐड करना है? 8 तो ऐड कर दिया, 18 को ऐड करेंगे। 18 और 13 कितना हो गया? 31 हो गया भाई साहब। इसी प्रकार 31 के साथ हम इस 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 के साथ हम इस 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाए? 81 हो जाएगा। और इस 81 के साथ हम यदि फिर 32 ऐड करते हैं तो 113 हो जाएगा। अब 113 का नाम आपने लिखा होगा यहाँ पर UUT, तो UUT का मतलब होता है 113 को हम लिखते हैं U को, यानी 1 को लिखते हैं अन, दूसरे को U को यानी 1 को लिखेंगे अन, और 3 को लिखते हैं ट्राई, तो UUT। 0 को निल लिखा जाता है, 1 को अन लिखा जाता है, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेड, 6 को हेक्स, ऐसे प्रकार से आपको लिखा जाता है। इसी प्रकार जो 114 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं U क्वाड यानी Q, या आप यहां पर लिखा है Fi, तो Fl लिखा हुआ है, तो इसका नाम है फिलीरोनियम। क्या नाम है इसका? फिलीरोनियम। 115 का UUP यानी अनपेंट। 116 को LV लिखा है लिवर बोरियम, या आप क्या लिख सकते हैं? UUH। H मतलब क्या होता है? हेक्स, अन हेक्स। इसका नाम 117 का अनसेप्ट। इसी प्रकार 118 का नाम अन ऑक्टो होता है।
अब देखो इसको एटॉमिक नंबर देखेंगे हम यहाँ पर फ्लोरीन वाले का, तो यहाँ पे फ्लोरीन का तो 9 है, 9 के साथ हम 9 देखो 9 किस में आता है, तो 9 हम कहेंगे, 9 हम देखेंगे 9 कैसे आएगा, यानी इस 2 में तो आएगा नहीं, इस 8 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ही आपके पास 9 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 32 एंड लास्ट में 32, यानी इन 2 को जब मैंने ऐड किया तो 9 आया होगा, इन्हीं के बीच में कहीं 9 आया होगा। तो 9 के साथ हम 8, इस 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 के साथ 18 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 35, 35 के साथ फिर 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, 53 के साथ कितना 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, और 85 के साथ फिर 32 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो इसी के रूप में आप किसी का भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा आपका धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा उपधातु है। तो यहाँ से जैसे ही आप इस प्रकार से देखो, ये बोरोन से सीधा काटना स्टार्ट करो, बोरोन ये वाला क्रॉस में आपने काटना है, सिलिकॉन इसके नीचे सिलिकॉन, इसके बाद आर्सेनिक, इसके बाद टेलेरियम, इसके बाद अस्टाटिन, यहाँ से आपने काटना स्टार्ट किया। जो जो इन लाइन में आया होगा बीच में, जो जो इसके बीच में आया होगा वो सारे मेटालॉइड हैं, उपधातु है। पहला बोरोन को छोड़कर और लास्ट में अस्टाटिन को छोड़कर जितने भी उपधातु है उसके नीचे वाला एलिमेंट, यानी सिलिकॉन के नीचे कौन सा है, जर्मेनियम, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी और टेलेरियम के नीचे पोलिनियम, ये भी सारे क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो कौन कौन से उपधातु हो गए आपके पास, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेरियम और एस्टाटिन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड पोलिनियम, इतने आपके पास उपधातु होते हैं पूरे आवर्त सारणी में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल मेटलॉइड जो होते हैं आपके पास, टोटल जो उपधातु होते हैं आपके पास आवर्त सारणी में वो 8 होते हैं। इसके जो ऊपर हैं इधर साइड वो सारे अधातु होते हैं, इनके जो नीचे हैं वो सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। अधातु की बात करेंगे तो अधातु आपके पास 18 लगभग होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, है ना। और उपधातु कितने हो गए, 8 होते, नहीं 17 आपके पास क्या होते हैं, अधातु होती है, और 8 क्या होते हैं, उपधातु होती है, और 93 आपके पास धातु होती है। तो पूरे आवर्त सारणी में 93 आपके पास मेटल, 17 आपके पास नॉन मेटल एंड 8 क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। तो मुझे आशा है कि आपने पी ब्लॉक का सामान्य परिचय अच्छे रूप से समझ लिया होगा। यदि इन टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप विभिन्न प्रकार के रासायनिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान को देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के आपके पास बोर्ड के पेपर यहाँ पर अपलोडेड है, उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।